पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना था, पर पावर 3/2 वेक्टर के टर्म में, तो बी वेक्टर हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 आई कैप। क्यों आई कैप? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो लिए था ना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिए थे फिगर में, पिछले क्लास में पढ़े थे, फिगर में था एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और अगर सेंटर पर लिखोगे उसी तरह से, एट सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाले थे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। और इसी को अगर वेक्टर के टर्म में लिखोगे बी, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू आई कैप। फॉर सेमी सर्कुलर वायर या आर्क, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 1/2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। दोनों के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, तो ये किसके लिए हो जाएगा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट वायर। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट वायर। यानी यहाँ पर अगर कोई सर्कुलर करंट वायर है, चाहे वो पूरा सर्किल हो चाहे हाफ यानी सेमी सर्कुलर हो, अब उसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है, तब कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? तो उसके लिए वही राइट हैंड थंब रूल है, समझ गया ना? क्या है इसके अनुसार? तो अपने राइट हैंड को, ठीक है ना, राइट हैंड को जो है देख रहे हो ना, तो राइट हैंड के पाम मतलब हथेली होता है, उसको इस तरह से कर्ल करना है। क्या करना है? कर्ल मतलब मोड़ना इस तरह से है, ठीक है ना। अपने राइट हैंड के पाम यानी हथेली को कर्ल करना है, इस तरह से कर्ल करना है कि जो फिंगर हो ना वो करेंट के डायरेक्शन में हो। फिंगर क्या हो? करेंट के डायरेक्शन में हो। तो थंब जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। पाम को ऐसे करके कर्ल किए हैं, ठीक है ना। अब देखो करेंट के डायरेक्शन में अगर इस तरह से है तो थंब किधर जा रहा है? प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है ना, और आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। तो अगर इस तरह से मान लो करेंट है, समझ गए, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन से आउटवर्ड। अब उसी तरह से फिर क्या करना है? पाम को ऐसे कर्ल करना है और करेंट के डायरेक्शन में फिंगर को रखना है। रख रहे हैं ना, तो थंब किधर जा रहा है? ये नीचे जा रहा है, यानी इसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में अगर करेंट मान लो क्लॉकवाइज में होगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और गोइंग इनटू प्लेन मतलब प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा। उसी तरह से ये जो सेमी सर्कुलर वायर है ना, करंट वायर, सेमी सर्कुलर आर्क कहो, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर भी अगर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो देखो ये क्लॉकवाइज है, थंब जा रहा है अंदर की तरफ यानी प्लेन के परपेंडिकुलर और गोइंग इनटू द प्लेन। और ये देखो क्या है, एंटी क्लॉक में है, तो थंब किधर है? बाहर की तरफ। मुड़ रहने से करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट जा रहा है तो थंब हो गया बाहर की तरफ, समझ गए। तो प्लेन के परपेंडिकुलर और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो बस उसका उल्टा, जैसे उसमें पढ़े थे ना स्ट्रेट वायर के लिए, उसमें स्ट्रेट वायर में क्या था कि थंब को हाँ करंट के डायरेक्शन में ले रहे थे, तो कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा था। अगर सर्कुलर वायर उसका उल्टा चलना है, अपने पाम को कर्ल करना है, पाम का जो ये मान लो जितना भी फिंगर है मान लो, सब करेंट के डायरेक्शन को बताए। किसको बताए? करेंट के डायरेक्शन को। तो जो थंब है वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। पहले फिगर में देखो करेंट है एंटी क्लॉकवाइज में,
यानी फिंगर को उसी तरफ रखते हैं तो थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर एंड आउट ऑफ द प्लेन। दूसरा में देखो करेंट है क्लॉकवाइज में, यानी इस तरह से फिंगर को करेंट के डायरेक्शन में रखते हैं, पाम को कर्ल करते हुए, पाम को कर्ल करते हुए फिंगर को रखते हैं करेंट के डायरेक्शन में, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन के अंदर की तरफ। सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी हो जाएगा, समझ गया ना, सेमी सर्कुलर वायर में। क्वेश्चन क्या, स्ट्रेट वायर प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरिंग करेंट 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर एट ए पॉइंट नॉर्थ ईस्ट टू द वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम इट। यानी कि एक वायर जो है ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है, करेंट जो है 10 एम्पियर का करेंट उस वायर में फ्लो कर रहा है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, साउथ से नॉर्थ। ठीक उस वायर के एक छोटा सा लेंथ दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, वहाँ से जो है नॉर्थ ईस्ट, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट जो कि दूरी है 2 मीटर का, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मतलब देखो यहाँ पर जो है ना थोड़ा हिंट हम देते हैं, अगर कोशिश करोगे तो हो सकता है बनेगा। हम थोड़ा फिगर देखो सिर्फ बताते हैं। इसे मान लो ये करेंट वायर है, ठीक है ना, करेंट वायर है, करेंट इसमें फ्लो कर रहा है 10 आई मान लेते हैं, 10 एम्पियर दिया हुआ है, और ठीक इसके 2 सेंटीमीटर लेंथ, मान लो ये 2 सेंटीमीटर मान लिए लेंथ है, और यहाँ से ठीक जो है ना ये पॉइंट मान लेते हैं इस तरह से, ये पॉइंट है मान लो P जो कि 2 मीटर है। अब जा देखो इस फिगर को समझने के लिए थोड़ा ऐसे समझो, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो जाएगा इन दोनों के बीच में हो जाएगा पॉइंट, समझ गए। अगर इन दोनों के बीच में होगा तो तुमको अपने आप ये एंगल पता कर लेना है कितना होगा। अगर पता कर लिए तो बन जाएगा क्वेश्चन। कितना हो जाएगा एंगल बोलो, 45 डिग्री। देखो यहाँ पर ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। DL कह रहा है 2 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब एलिमेंट हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 पर पावर -2 मीटर। इसके बाद करेंट का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करेंट है, और R का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये dV = हो जाएगा μ0/4π IDL sin थीटा है, तो थीटा की जगह पर कितना लिख देंगे, 45 डिग्री डिवाइडेड बाई R²। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इंटू I का वैल्यू कितना है 10, DL कितना है, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, या इसको लिखोगे तो हो जाएगा 0.707, ठीक है ना। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 या 0.707, तो साइन 45 का वैल्यू हो गया 0.707, और R² का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बस यहाँ से कैंसिल कर दोगे 2 बार में, और 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 0.3535। तो कितना हो जाएगा, काहे के लिए मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 3.535 × 10⁻⁻9 टेस्ला, हो गया आंसर। कह रहा है क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ स्ट्रेट सेगमेंट एंड
सेमी सर्कुलर आर्क, यानी ये स्ट्रेट सेगमेंट जो है दोनों तरफ देख रहे हो और ये सेमी सर्कुलर आर्क, इन दोनों के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर तुमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना है। सबसे पहले ध्यान से देखो सॉल्यूशन में, स्ट्रेट सेगमेंट, अगर हम लोग रेडियस की बात करें, ये आर हो गया, अगर आर वेक्टर के रूप में लिखोगे तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ से एलिमेंट लोगे, एलिमेंट अगर काटोगे तो डीएल वेक्टर हो जाएगा, ये इसका भी डायरेक्शन यही रहेगा। तो स्ट्रेट सेगमेंट के केस में, ठीक है ना, आर वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गया तो पैरेलल हो गया, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी उस केस में डीएल वेक्टर क्रॉस, यानी हम लोग लिख सकते हैं फॉर स्ट्रेट सेगमेंट्स, दोनों तरफ के लिए, मान लो एक तरफ दिखा दिए हैं, दूसरा तरफ भी वही सिचुएशन रहेगा। फॉर स्ट्रेट सेगमेंट एंगल हो जाएगा थीटा 0 डिग्री, तो देयरफॉर यहाँ से डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डी एल आर साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री एंड कैप, साइन 0 का वैल्यू 0, तो पूरा का पूरा हो गया 0। स्ट्रेट सेगमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट, यानी देखो बी यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रेट, जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट के कारण 0 होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, तो स्ट्रेट के लिए हो गया 0। और सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी हो जाएगा 1/2 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। फिगर में साफ साफ दिया हुआ आर के जगह पर 2 सेंटीमीटर, तो आर के जगह पर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर देखो आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यही हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो गया इंटू म्यू नॉट का वैल्यू कित है ना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और करेंट आई दिया हुआ है 10 एम्पियर, 2 रहने दो, आर का वैल्यू लिखा हुआ 2 इंटू 10⁻⁻2। ध्यान से देखो यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 कितना 8 से 10 को डिवाइड कर दो, या चलो इसको 4 को डिवाइड कर सकते हो, है ना, 2 से कर दोगे तो 2 बार में, फिर 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, यहाँ से काट दो तो 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। पाई का वैल्यू रख सकते हैं 3.14, तो 5 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5, तो कितना हो जाएगा 15.70 इंटू 10⁻⁻5, या लिख सकते हो 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब ये तो निकल गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन सुन लो, डायरेक्शन हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। पाम को कर्ल करना है, ठीक है ना, और फिंगर को करेंट के डायरेक्शन में लेना है, तो थंब बता देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ज़रा गौर से देखो, पाम को कर्ल करते हुए फिंगर को करेंट की तरफ ले गए तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो यहाँ से अगर लिखेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो गया 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, वेक्टर के रूप में लिखें, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द प्लेन,
नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एंड गोइंग इनटू इट, डायरेक्शन हो जाएगा प्लेन के नॉर्मल और प्लेन के अंदर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कुलर coil, a circular coil having radius 12.56 centimeter and 500 turns, carrying current 20 ampere in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, as shown in the figure. Find the magnetic field at the center of the coil. यही एक क्वेश्चन, समझ गया ना। सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 500 टर्न है, 20 एम्पियर का करंट है एंटी क्लॉक में। पता करना है कि सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये सेंटर को चलो ओ मान लो, यहाँ से मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, चलो एन मान लिए, कैपिटल स्मॉल जो भी लिखना लिख सकते हो। 500 टर्न्स हो गया, करेंट है 20 एम्पियर, आर दिया हुआ है 12.56 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 10⁻⁻² मीटर। इसके बाद और किसी का ज़रूरत नहीं ना है, नहीं है। और चलिए आर यहाँ कैपिटल आर लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी एन हो गया 500 टन्स, आई हो गया 20 एम्पियर, रेडियस हो गया 12.56 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ, मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिए। अब लिखेंगे देयरफॉर देख लेते हैं कितना तुम्हारा आया है। अच्छा देखो मिला लो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू इन टाइम्स है तो μ0I डिवाइडेड बाई 2R। एक टर्न के लिए होता है μ0I बाई 2R, n टर्न्स है तो n टाइम्स कर दिए। n हो गया 500 इंटू μ0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करेंट हो गया 20, 2 R कितना है 12.56 इंटू 10⁻⁻²। ध्यान से देखते जाओ गौर से, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 20 इंटू 500 कितना 10,000, इतना ही हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻5 कर दिए, इन दोनों को एक साथ कर दिए। अब इसके बाद देखो 4
इंटू पाई का वैल्यू हो जाता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12.56। यहाँ से काटोगे नहीं, इससे तो 4 बार में कट जाएगा और 4 से 4 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, है ना। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 1 इंटू 10 पर पावर 4 लिख सकते हो, 1 इंटू 10 पर पावर 4 इंटू 10 पर पावर -5/2, यानी 0.5 इंटू 10 पर पावर -1, 5 इंटू 10 पर पावर -2 टेस्ला। अब यहाँ से जो है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर लेना है, तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन वही राइट हैंड थंब रूल से चलेंगे। एंटी क्लॉक में है तो क्या हो जाएगा, प्लेन से बाहर और प्लेन के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, तो देयरफॉर यहाँ से बी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नेटिक फील्ड का कितना, 5 इंटू 10 पर पावर -2 टेस्ला, और डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर जिसको कहते हो, नॉर्मल टू द प्लेन एंड कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया इतना, डायरेक्शन हो गया प्लेन के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, और कमिंग आउट ऑफ इट